अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैश फ्लो का डायरेक्ट मेथड, उसका एक क्वेश्चन है आपकी बुक का एग्जांपल 31 संडे ट्रेडर्स के नाम से। संडे ट्रेडर्स लिमिटेड एक अच्छा क्वेश्चन है डायरेक्ट मेथड को समझने के लिए, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं जी और पढ़ लेते हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन ओवर के तहत ये ज़रा इसको ऑन करके ना प्रोजेक्टर को इधर ज़रा सामने लगाए इसको। अच्छा जी, पहले इसको पढ़ लेते हैं और फिर बाद में इसको लाइट ऑन करके व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपको बैलेंस शीट नजर आ रही है। इस बैलेंस शीट में नॉर्मल बैलेंस शीट जैसे दी होती है वैसे ही 2 साल की बैलेंस शीट 2018 और 19 की। एसेट्स दिए हुए हैं, पीपीई दिया हुआ है, इसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी दी हुई है, स्टॉक इन ट्रेड है, प्रीपेमेंट्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश है। देखिए प्रीपेमेंट्स अगर दिए हुए हैं और ये डायरेक्ट मेथड है तो एक्सपेंसेस का कैश कैलकुलेट करने के लिए आपको ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस चाहिए होंगे। कल हमने जब, अगर आपको याद हो, जब मैंने एक्सपेंसेस का अकाउंट बनवाया था तो उसमें ओपनिंग क्लोजिंग अप्रूवल्स के बिल खुआए थे और ओपनिंग क्लोजिंग प्रीपेमेंट्स के बिल खुआए थे। कल वाले क्वेश्चन में तो नहीं थे प्रीपेमेंट्स, लेकिन आज वाले क्वेश्चन में ये हैं। इसका मतलब है ये आज आपके काम आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लायबिलिटी साइड पर जाएं तो वहां पर आपको इक्विटी नजर आ रही है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स नजर आ रही हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, ट्रेड पेएबल्स हैं, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स। एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स का मतलब है ये भी काइंड ऑफ अनअर्न्ड इनकम। जैसे कल हमने अनअर्न्ड मेंटेनेंस की थी ना, ये भी है कि आपने कस्टमर से एडवांस में चीज़ें ले ली हैं लेकिन अभी आपने इनकम कमाई नहीं, पैसे एडवांस में मिल गए। तो ये भी मैंने कल बताया था, जो अनअर्न्ड इनकम या एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स है ये लायबिलिटी होती है, तो इसे लायबिलिटी के तौर पर ही ट्रीट किया जाएगा। अच्छा, इसको रिसीवेबल के अकाउंट में भी ट्रीट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अक्रूड लायबिलिटीज, ये वंस अगेन कहाँ पर, एक्सपेंस के अकाउंट में, ओपनिंग क्लोजिंग अक्रूड और ओपनिंग क्लोजिंग प्रीपेमेंट्स, ये दोनों वहां पर नजर आएंगे आपको। इंटरेस्ट पेएबल है, इसका मतलब है इंटरेस्ट का अकाउंट भी बनेगा। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, ये टर्म लोन्स जो है वो, ये जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं इसका जो करंट पोर्शन है, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट में हम करते थे ना, उसका करंट पोर्शन अलग कर देते थे जो साल के अंदर अंदर पे करने होते हैं, और लॉन्ग टर्म जो अलग लिखते थे। तो ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग टर्म साल के बाद जो पे करना है और इस साल के बाद हमने जो पे करना साल के अंदर। तो ये दोनों जब उसका लोन्स का अकाउंट बनेगा तो ये ओपनिंग क्लोजिंग इसके भी और ओपनिंग क्लोजिंग इसके भी लिखे जाते हैं दोनों, तो हमें पेमेंट या रसीद मिल जाएगी, राइट जी। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, इसका मतलब है टैक्स का अकाउंट भी बनेगा जी। आप बहुत नीचे चले गए, जरा आहिस्ता आहिस्ता जाए, उसकी एडजस्टमेंट में जाना चाहिए। बिल्कुल उसने आपको एक इनकम स्टेटमेंट भी बना के दी है। इनकम स्टेटमेंट में वी हैव गॉट सेल्स, हमें सेल्स चाहिए थी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो फिर ये सारी की सारी क्रेडिट सेल्स समझी जाती है, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन दी है नीचे कि ये सेल्स, इसमें से कितने परसेंट सेल्स कैश पर है, कितनी क्रेडिट पर है, तो फिर हम अकॉर्डिंगली जैसे हमने कल किया था वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है, परचेजेस वगैरह फाइंड आउट करने के काम आ सकती हैं। जीपी वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस के अकाउंट में चले जाएंगे, वहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिलके। इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट के अकाउंट में चला जाएगा, टैक्स के अकाउंट में चला जाएगा। एडजस्टमेंट में नीचे आ जाए, कहते हैं जो सेल्स आपको नजर आ रही हैं 29,700 की, इसमें से 72% जो है वो सेल्स किसकी हैं, क्रेडिट पर, राइट। 72% इसका हम ले लेंगे, तो वो जब रिसीवेबल का अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर क्रेडिट सेल चाहिए होती है ना, तो वहां पर उसको लिख देंगे। Depreciation expense for the year is 750 million, which was charged to distribution and administration expense cost. इसकी जो रेशो है कहता 3:1 है, ये एडमिन और कॉस्ट ऑफ सेल में 3:1 पर ये लिखी जाएगी, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में कितनी चली जाएगी 3 और कॉस्ट ऑफ सेल में कितनी चली जाएगी 1। तो टोटल जो 4 इसके पोर्शन है उसमें से 3 हिस्से एडमिन को और 1 हिस्सा कॉस्ट ऑफ सेल को। ये भी आपको पता है जी क्यों, जब हम आप कॉस्ट ऑफ सेल लिखने लगेंगे किसी अकाउंट में, उसमें से उसकी डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद लिखी जाएगी। इसी तरह जब हम एडमिन का एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाएंगे
उसमें से जो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है वो माइनस कर दिया जाएगा। तो ये भी वहां पर अभी लिख लेते हैं, जिसको भी देख लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। कहता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में 40 मिलियन जो है वो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट, जो लॉस होगा किसी एसेट को बेचने का, ये भी चूंकि नॉन कैश आइटम होती है, इसको अब हम वैसे तो नहीं लिखते ना, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वैसे तो आना चाहिए था इनडायरेक्ट मेथड, लेकिन चूंकि वहां नहीं लिखते, तो अब जब हम एक्सपेंसेस लिखने लगेंगे तो जैसे बैड डेट्स नॉन कैश आइटम था, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, बिल्कुल इसी तरह हमारी जो लॉस ऑन डिस्पोजल होता है ये भी नॉन कैश आइटम है, ये भी एक्सपेंसेस की डेबिट साइड पर नजर आएंगे आपको। राइट जी। फिर वो कहते हैं जी कहाँ गया, इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो भी कहते हैं 24 मिलियन का है। तो इम्पेयरमेंट लॉस भी जो है ये भी बिल्कुल बैड डेट्स की तरह नॉन कैश आइटम है। ये लॉस ऑन डिस्पोजल, बैड डेट्स, डिप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट, ये सारे के सारे एक्सपेंस का अकाउंट जो हमने बनाया था कल, आपको याद होगा, इसकी डेबिट साइड पर आ जाएंगे एज नॉन कैश आइटम। राइट, अभी इसको भी देख लेते हैं इंशाल्लाह। कहते हैं कि ऊपर हमने अदर इनकम देखी थी, उस अदर इनकम में क्या क्या चीजें शामिल है। उस अदर इनकम में कहता है एक तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारे जो ऊपर नजर आ रही थी, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बढ़ी थी, उसकी फेयर वैल्यू कितने से 220 से। आपको याद होगा जब हमने IAS 40 पढ़ा था, मैंने आपको बताया था इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो फेयर वैल्यू इंक्रीज होगा उसको एज नॉर्मल इनकम ट्रीट किया जाता है, उसे इनकम स्टेटमेंट में एज PBIT के नीचे इन्वेस्टमेंट इनकम के तौर पर लिखा जाता है, उसे रिवैल्यूएशन नहीं लिखा जाता। तो वो कहता है अदर इनकम में 220 तो अदर इनकम्स हैं फेयर वैल्यू की वजह से। इसका मतलब है ये भी नॉन कैश इनकम है, इसको हम एज रिसीट नहीं लिख सकते, कैश रिसीट नहीं लिख सकते। हाँ, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंट बनेगा तो वहां पर एज रिवैल्यूएशन इसको लिखा जाएगा, जैसे रिवैल्यूएशन लिखा जाता है वैसे ये फेयर वैल्यू लिख दी जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा कि अगर कोई इंक्रीज हुई है लेस देन 300 रुपए से, तो ये हमें पता होगा कि उसमें से 220 तो फेयर वैल्यू की वजह से बढ़ी है, कैश सिर्फ 80 रुपये मिला है, तो उसका भी अकाउंट बना लेंगे, वो भी देख लेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का वैसे मैंने आपको अकाउंट बनाया हुआ है बहुत बचपन में। अच्छा जी, कहते हैं जी दूसरा जो रेंट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो 184 का है। हाँ अलबत्ता ये जो है ये कैश रिसीट है, इसको हम रिसीट लिख सकते हैं, कैश रिसीट, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से हमें जो पैसे मिले हैं वो लिखे जा सकते हैं, रिसीट फ्रॉम रेंट्स। राइट जी। तो एक रसीद जो हमने कैश इनफ्लो के तौर पर इनकम लिखनी है वो 184 है, बाकी हमने वो जो ये वाली है इसको एज रिसीट नहीं लिख सकते। राइट जी। देन ड्यूरिंग द ईयर एसटीएल इशू शेयर, जो शेयर में कहते हैं प्रीमियम पर इशू हुए कितने गया वो नहीं है पता, वो हम देख लेंगे। वो राइट इशू भी हुआ है और जाहिर है राइट इशू हुआ तो राइट इशू की वजह से वो शेयर प्रीमियम भी बड़ा होगा, शेयर कैपिटल भी बड़ा होगा। बोनस शेयर नहीं है, इसका मतलब है जो भी इंक्रीज हुआ होगा वो सारे का सारा कैश पर ही होगा, क्योंकि बोनस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इसलिए सारे का सारा कैश ही होगा जो बड़ा होगा आपका। फिर उसने कहा जी कि आप संडे लिमिटेड का जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दें यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। तो मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट मेथड से बनाकर दिखाऊंगा, इनडायरेक्ट मेथड के आप चैंपियन है वो आप खुद बना दें। राइट जी। डायरेक्ट मेथड से जरा लाइट ऑन कर दें जी, ताकि ठीक है कि आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं संडे लिमिटेड को, और यूज करके उससे चीजें ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। कैसे कैसे लिखना होता है जी, सबसे पहले देखें यहां से शुरू हो जाएं तो कभी मुझे समझ लग जाए कि मैं क्या लिखा हुआ। यहां से आगे था मुझे लगता है आपने ऐसे करने की कोई कोशिश की है। कहाँ है कैश सेल्स, चलिए कैश सेल्स भी लिखना चाहिए था। राइट। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है ये वैसे कैश सेल्स मैंने कहा से कहा था तो चलिए ऊपर लिख देता, कैश सेल्स से शुरू कर दिया गया। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए जी, कैश सेल्स। देखिए कैश सेल्स दी हुई हैं, दी हुई टोटल सेल्स उसने दी हुई है, उसने कहा 72% इसमें से क्रेडिट है, तो बाकी जो 28% होगी वो क्या होगी कैश। मुझे जरा लिखवा दें जी सबसे पहले कैश 8316 कैश सेल्स।
ठीक हो गई, डायरेक्ट दी हुई। नेक्स्ट मुझे चाहिए कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। तो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स के लिए मैं क्या करता हूँ जी, कस्टमर का अकाउंट बना लेता हूँ। ठीक हो गई, अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बना लेते हैं। इसमें ओपनिंग रिसीवेबल, क्रेडिट सेल्स, कैश कितना मिला, सेल्स टर्म वगैरह तो नहीं है मेरे ख्याल में, कोई भी बैड डेट्स भी इसमें नहीं है, और कोई डिस्काउंट अलाउड भी नहीं है, मेरे ख्याल डायरेक्ट क्लोजिंग ही है। हाँ, लेकिन इसमें ये ध्यान रखें कि वो है एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, यानी जो एडवांस है तो उसका मतलब है जो एडवांस लिया है वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी है। ओपनिंग एडवांस या ओपनिंग अर्नड और क्लोजिंग एडवांस, ये ओपनिंग जो नॉर्मल है, कितने पैसे लेने हैं कितने पैसे देने हैं उनके, तो दोनों को एक ही अकाउंट में ट्रीट कर दिया, राइट बेटा। देखिए ओपनिंग मुझे बता दें रिसीवेबल के कितने अलाउंसेस तो नहीं दिए हुए, अलाउंसेस कोई नहीं दिए हुए, ठीक हो गया। अगर अलाउंसेस दिए होते तो फिर हमने क्या करना था जी, इसको नेट जो अमाउंट थी उसको वापस उसको ग्रॉस पर लेके आते। यार ये उसका वो तो नहीं खत्म हो गई, चार्जिंग खत्म। अब बस मुझे लिखवा दीजिए सर प्लीज। ओपनिंग कितना 3600 और क्लोजिंग 3800, और इसकी जो क्रेडिट सेल्स है वो कितनी है 72% सेल्स का 21384, और जो ओपनिंग एडवांस है वो भी बता दें, लायबिलिटी साइड पर नजर आ रही है 40 ओनली 40 या 40,000, 40 मिलियन है तो 1000 होगा नहीं, सिर्फ 40 लिखा है, तो इस ये जो है इसको मिलियंस में लिखा होगा जी, यस ठीक हो गया, सारी मिलियंस में, ये भी मिलियंस में और ये भी मिलियंस में, तो ये फिर 40 मिलियन को आप यूं लिखेंगे, ये मतलब इन सब के ऊपर मिलियन लिखा हुआ है, ये कौन से मिलियन, ठीक हो गया, उनकी भी मिलियन लिखिए। और ये कितने 250, ये ध्यान रखना कि 3 जीरो हटा के लिखने फिर आप जी प्लीज। अब ये देखिए मेरे पास ये भी है, 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 मेरे पास बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, ये वाली, ठीक हो गया। आप कहाँ इसकी लाइट ऑफ कर दो, ये इसमें देख लो इसका इमेज ठीक आ रहा है जी प्लीज। 21394 और कोई और भी कर लेना, क्योंकि ना बाद में फिर आपसे भी इसकी को गलती हो जाती है, तो वो देख लेना। 21394 रिसीवेबल से इतने पैसे मिले जो अकाउंट्स बना के आ गए, और कैश ऑलरेडी मेरे पास था। नेक्स्ट क्या मुझे चाहिए, कैश परचेजेस। कैश परचेजेस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, हाँ अलबत्ता कैश पेड टू सप्लायर्स के लिए मेरे पास इंफॉर्मेशन है। वो कहाँ से मुझे मिल जाएंगी जी, वो यहाँ से मिल जाएगी पेएबल्स, अकाउंट्स पेएबल या सप्लायर्स का अकाउंट बना लेते हैं, जो ट्रेड पेएबल्स हैं, ओपनिंग क्लोजिंग, और ये किससे बढ़ेगा, परचेजेस से, और इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, कैश होगा। इससे रिलेटेड कोई और तो नहीं है कोई हमारे पास पेएबल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कोई और इंफॉर्मेशन इसमें दी हो, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मेरे ख्याल। ओपनिंग बता दें कितने 5390, क्लोजिंग 3422। परचेजेस जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है, कहाँ से जी, यहाँ से हम कॉस्ट ऑफ सेल का या इन्वेंट्री का अकाउंट बना लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट, ठीक हो गई जी। लेकिन कॉस्ट लिखते हुए उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया, कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन, अगर कोई डिप्रिसिएशन दी वो भी नॉन कैश है जी। प्लीज ओपनिंग बता दें 4500 और क्लोजिंग 4800, और कॉस्ट ऑफ सेल माइनस डिप्रिसिएशन करके बता दें प्लीज। 1500 जी। परचेजेस आ गई मेरे पास,
कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज 1500 प्लस सिर्फ कॉस्ट वाला पोर्शन इसमें से निकालना है डेप्रिसिएशन का, वो 3:1 के हिसाब से। नहीं मैंने पूरा निकाल दिया सर। नहीं पूरी नहीं, सिर्फ जो कॉस्ट का पोर्शन, क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर आपको याद हो तो उसने 3:1 में दी हुई है ना, तो पहले डेप्रिसिएशन का 1/4 करें और वो 562 15562 चलो बस ठीक है, आप 15562 ये इसको अगर आपने बहुत करना है तो 3 कर लो 0.2 की वजह से। जी प्लीज इसको भी देख लें, ये प्लस ये माइनस ये करें, परचेजेस देखें कितनी आई 863। कोई और भी जरा प्लीज इसको साथ साथ सारे इसको टैली करें, कल भी आप करते जाकर बहुत खजलखारी हुई तो ठीक ठीक कर लें। लेकिन ये परचेजेस आ गए मेरे पास, मुझे कॉस्ट का अकाउंट क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि मुझे यहाँ पर परचेजेस चाहिए थे, तो ये परचेजेस मैंने इधर से फाइंड आउट कर ली। 15863 ले लिया मेरे पास, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। मैं पेबल का कैश कैलकुलेट कर सकता हूँ, देखें जरा बताएं कितना है। 17831 लो जी, ये मेरे पास आ गया सप्लाई 17831 लेकिन माइनस का, राइट जी। इसका ताज़ा जरा चेक करते जाना साथ साथ फिगर्स। हाँ नेक्स्ट आ जाइए जी। नेक्स्ट मुझे चाहिए एक्सपेंसेस पेड, ओके कैश परचेज तो नहीं, एक्सपेंसेस पेड के लिए मैं एक्सपेंसेस का अकाउंट बना लूँ जी। तो एक्सपेंसेस के अकाउंट में अगर आपको याद हो मैंने क्या लिखा था जी, ओपनिंग अप्रूवल और क्लोजिंग अप्रूवल, ओपनिंग प्रीपेड और क्लोजिंग प्रीपेड, ठीक हो गई। अगर एक्सपेंसेस पे हो रहे हैं तो कैश, एक्सपेंसेस टू कैश होता है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है, एक्सपेंस डेबिट और बिकॉज ऑफ कैश। और अगर कोई आपने, मैंने बताया था कि इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर, इसमें जो नॉन कैश आइटम्स है उसे एडजस्ट करना होता है। डेप्रिसिएशन, अगर कोई बैड डेट्स है, अगर कोई इम्पेयरमेंट है, अगर कोई लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, ये 4 चीजें आपने याद रखनी। ये नॉन कैश आइटम्स आपने एक्सपेंसेस में इधर ट्रीट करनी। कल के क्वेश्चन में सिर्फ डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स थे, आज साथ इम्पेयरमेंट और लॉस है। वैसे जो मैक्सिमम मेरे ख्याल है नॉन कैश आइटम्स हो सकती हैं एक्सपेंसेस में, वो इसके क्वेश्चन में पूरी की पूरी आ गई। जी प्लीज मुझे लिखवा दीजिएगा ओपनिंग अप्रूवल्स कितने हैं 180 और क्लोजिंग 310 और ओपनिंग प्री पेमेंट्स 268 और क्लोजिंग 184। डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर जो सिर्फ एडमिन का हिस्सा है, क्योंकि डोंट फॉरगेट एक्सपेंसेस रिलेट्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये जो दूसरे वेंडर्स को पे किए होते हैं उसका कैश निकालना होता है। बैड डेट्स नहीं है, इम्पेयरमेंट तो सीधी सीधी दी हुई है, वो बता दें कितनी, नीचे एडजस्टमेंट में दी हुई है ना इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट और लॉस कितना आ रही, 24 इम्पेयरमेंट 24 की और लॉस लॉस 40 का, ठीक हो गया जी। लॉस ऑन जो हमारा वो था, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। डेप्रिसिएशन का अगर पोर्शन निकल आया हो 3/4 ऑफ द डेप्रिसिएशन, 3:1 की रेशो में जाना था ना, तो डेप्रिसिएशन का 3/4 जो है वो एक्सपेंसेस में जाना चाहिए। 562 कर लेते हैं क्योंकि उधर हमने 563 कर दिया था ना दूसरी तरफ, तो वो टोटल इधर आ जाएगा। जी प्लीज इसका जी अब हमारे पास जो सारी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए थी वो आ गई, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कैश पेड। एक्सपेंसेस में ओपनिंग क्लोजिंग अप्रूवल के, ओपनिंग क्लोजिंग प्री पेमेंट्स के, जो नॉन कैश आइटम्स है वो सारी उसमें से एडजस्ट करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो
कैश पेड ही आएगा एक्सपेंसेस। जी प्लीज। 840 840 ले, जो हमारे एक्सपेंसेस पे हुए वो कितने हो गए 840। चेक करते हैं। नेक्स्ट कम्स द टैक्स पेड एंड इंटरेस्ट पेड। टैक्स पेड थी पहले। सर जी बेटा। एक्सपेंसेस के अकाउंट दोनों बैलेंस तो नहीं होंगे एक्सपेंसेस के अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहे तो ये समझ हो, वैसे तो ये ऐसे होने चाहिए ना, ये इसका टोटल जो है ये बैलेंस ही हो गया, इसीलिए तो ये है। अगर इन दोनों का टोटल जो है वो ये है तो इसमें से बाकी सब चीजें माइनस करेंगे भी, ये आना चाहिए तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। नहीं उधर कैश पे उस साइड पे आना चाहिए था पहले। जी सर ज्यादा बन रहा है ना उधर। कोई चीज गलत लिखाई होगी, कैश इस साइड पर ही आना चाहिए इसका। बैलेंस नहीं सही हो। बैलेंस पता नहीं पेमेंट्स को साइड में तो इसका मुझे बताएं कितना ओपनिंग में होगा। हां एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस नहीं आएंगे एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस नहीं लिखवाया आपने, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी तो लिखे इस साइड पर, शुरू में इतने थे, एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों मिला के लिखवा दो। ये ऐसे नहीं हो सकता जी प्लीज। 8487 8487 दोनों मिला के लिख दिए एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आने थे। अब आएगा लेकिन ये अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट हो ना कि एक्सपेंसेस में कैश इधर ही आना चाहिए अगर पेड है, तो फिर ऐसी गलतियां ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगी कि ये इधर क्यों आ रहा है। इधर का तो मतलब है रिसीव हो रहा है एक्सपेंसेस से, और ऐसा बिजनेस तो अल्लाह करे सबको मिले कि आप एक्सपेंस कर रहे हो और वो आपको पैसे दे रहे हैं। जी प्लीज अब 7647 ये जी यहाँ पर आना चाहिए 7647 जी। हाँ तो ये एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जी प्लीज। टैक्स पेड का भी बता दीजिए। देखिए टैक्स पेड में भी ओपनिंग क्लोजिंग और अगर डेफर टैक्स भी दिए हूँ तो फिर ओपनिंग डेफर टैक्स का भी और क्लोजिंग डेफर टैक्स का भी। और इस साल में जो होगा इनकम स्टेटमेंट का वो इधर आएगा और इसका भी जो कैश पेमेंट होगी वो इस साइड पर आएगी। अगर कोई रिफंड्स हो जैसे कल के केस में थे, रिफंड्स इधर आएंगे, क्लोजिंग रिफंड्स इधर आएंगे जी प्लीज। ओपनिंग टैक्स पेड कितना है 230, क्लोजिंग 440, इनकम टैक्स फॉर द ईयर टैक्सेशन में जाकर देखें 1150 ये प्लस ये माइनस ये करें तो हमारा 940 940 टैक्स पेड आ गया। नेक्स्ट कम इंटरेस्ट पेड। तो इंटरेस्ट पेड में भी मैं इंटरेस्ट पेड का अकाउंट बना लेता हूं। इंटरेस्ट पेड का भी ओपनिंग पेबल भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, राइट। इसमें जो इस साल का इनकम स्टेटमेंट में वो भी मुझे चाहिए, तो जो आंसर क्या आएगा वो आएगा कैश का। ओपनिंग पेबल गिवन है जी 110 कितना जी 110, क्लोजिंग 135 और इनकम स्टेटमेंट में कितना है इनकम स्टेटमेंट 1210 और कैश कितना है जी 1185 तो कितना पे हुआ होगा 1185 मैं इसे भेजिए 2107 नीचे टोटल 2107 is the cash inflow outflow from all actors। इसके फिगर्स ठीक है सारे, चलिए ठीक हो गया। नेक्स्ट कम्स दी परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। अगर नॉन करंट एसेट की इंफॉर्मेशन हम पढ़ें तो डिस्पोजल हुई थी नॉन करंट एसेट की, एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ,
तो कितने सेल प्रोसीड्स हैं उसके, जो सेल प्रोसीड्स 152 का तो वो बिका, वो तो आई डोंट थिंक सो। कैरी वैल्यू WD हाँ, इतने का तो वो था, बिका कितने का? 152 minus 40 देखिए अगर गेन पर बिका है तो कैरी वैल्यू प्लस गेन सेल प्रोसीड्स है, और अगर लॉस पर बिका है तो कैरी वैल्यू माइनस लॉस, तो वो कितना हो जाएगा जी? 1 मुझे अगर इसकी कैरी वैल्यू बता दें 1521 और माइनस इसका 40, तो मैं कह सकता हूँ ये 112 रुपए का बिका होगा। 152 वाला एसेट अगर 40 रुपए लॉस पर बिका होगा तो वो कितने का बिका होगा? 112 के होगा, राइट। इसको सेल प्रोसीड समन आप परेशान, ठीक। तो दूसरा जी, सॉरी ये मैंने परचेज के सामने लिख दिया, ये परेशानी अलबत्ता होनी चाहिए थी आप परचेज के सामने लिख दिया। तो दिस इज 152 माइनस 40। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, परचेज कितना हुआ उसने इन्फॉर्मेशन ये मेरे ख्याल नहीं दी हुई, लेकिन इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट की जा सकती है कि ये कितने का बिका होगा। तो उसके लिए पीपीई का अकाउंट बना लीजिए। पीपीई का अकाउंट कॉस्ट पर बनेगा कैरिंग वैल्यू पर, क्यों? क्योंकि हर चीज कैरिंग वैल्यू पर दी हुई। ओपनिंग कितना है? 7240 पहले लिख लीजिए ओपनिंग, क्लोजिंग, जो एडिशंस हुए, रिवैल्यूएशन सरप्लस मेरा ख्याल नहीं है इसमें, और डिस्पोजल है, इम्पेयरमेंट भी है इसमें, है ना जी इम्पेयरमेंट जी। प्लीज ओपनिंग कितना? 7240 7240 और क्लोजिंग कितना? 855। जो डिस्पोज ऑफ हुआ उसकी कैरिंग वैल्यू मुझे पता है जी 152 है, कैरिंग वैल्यू दी हुई है ना, जो डिस्पोजल है उसकी कैरिंग वैल्यू। इम्पेयरमेंट भी दी हुई है मेरा ख्याल है 24 रुपए, 24 रुपए। लेंज रिवर्सन सरप्लस आई थिंक नहीं है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर लिखें, वो कितनी है? 750। यहाँ पर टोटल आएगी जी, यहाँ पर टोटल आएगी, सारी चीजें आ गई। तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये, हमारे पास एडिशंस आ जाए 2241, ठीक है 2241, ये 2241 वो इसलिए कि कल ऐड करते 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 हफ्सा ने ऐसी चीज़ें ऐड करवाई कि फिर मुझे उसको ठीक करने में बाद में, हाँ एक अकाउंट में ऐसी चीज़ हुई मेरी वजह से, ठीक है कोई बात नहीं, हम सब मिलकर कर रहे हैं जी। प्लीज पीपी भी हो गया जी, लें इसको भी जरा समाप्त करवा दें हमें। लेकिन यहीं पर इन्वेस्टमेंट इनकम भी, अभी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी है ना इसमें, तो अगर कोई परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हुई है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो उसका भी बिल्कुल एसेट की तरह ही अकाउंट बनता है, लेकिन चूंकि थोड़ी सी वो डिफरेंट होती है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जी प्लीज, इसका भी ओपनिंग बैलेंस 1120 जी 1 मिनट है, और इसके भी एडिशंस देखने होंगे। इसमें रिवैल्यूएशन नहीं होती बल्कि फेयर वैल्यू होती है, ये भी अगर बिके तो, और इसकी भी फेयर वैल्यू कम हो सकती है ना, और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक हो गया। इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लिखी जाती क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट अगर फेयर वैल्यू का जी। प्लीज ओपनिंग 1120 फेयर वैल्यू हुई है कोई इंक्रीज, उसने बताया जी फेयर वैल्यू इंक्रीज हुई 220। देखिए अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड फेयर वैल्यू का कहीं कॉन्सेप्ट आपको नजर आ रहा है कैश फ्लो में, तो उसका सिर्फ यहाँ पर लेना देना है, कहीं पर उधर नजर नहीं आएगा। इसी तरह रिवैल्यूएशन का भी सिर्फ यहाँ पर आपको नजर आएगा, पीपीए में उधर कहीं आपको नजर नहीं आएगा, राइट जी। प्लीज डिस्पोजल तो नहीं हुआ मेरे ख्याल, कम भी नहीं हुआ, क्लोजिंग 1800 ले जी। प्लीज 460 से हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ये भी बड़ी
लेकिन एक हमने इन्वेस्टमेंट इनकम भी ली हुई है ना यहाँ पर, वो भी इधर ही चले फिर ऐड कर, उधर भी कर सकते हैं जी आप इन्वेस्टमेंट इनकम, उधर भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम इधर ही करते हैं तो मैं इन्वेस्टमेंट इनकम को इधर लिख रहा हूँ। कितनी 184 की एक इन्वेस्टमेंट इनकम थी, वो यहाँ याद है जी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ताहा साहब लिखना भूल गए यहाँ पर, लेकिन ऐड इन्वेस्टमेंट इनकम भी करते हैं, ठीक है जी। राइट, नेक्स्ट आ जी जरा 2405 2405 प्लस माइनस माइनस माइनस। नेक्स्ट है जी इंक्रीज इन शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम। तो मैं शेयर कैपिटल का भी अकाउंट बना दूं जी आपके लिए। वैसे तो इसका वहां से भी सीधा ही हम कर सकते थे, शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम, ओपनिंग दोनों के लिखवा दें और क्लोजिंग भी दोनों के, क्लोजिंग शेयर कैपिटल और क्लोजिंग प्रीमियम जी प्लीज। और अगर कोई कैश आया होगा तो वो यहाँ पर आया होगा। शेयर कैपिटल कितना है जी ओपनिंग 3450 3450 और ओपनिंग प्रीमियम का कितना 1240 1240। इसी तरह क्लोजिंग भी लिखवा दें शेयर कैपिटल का 4650 4650 और प्रीमियम का 1600। और कोई बोनस वगैरह की तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अगर बोनस होता तो इधर से बोनस निकल जाता और इधर बोनस आता अगर शेयर प्रीमियम से होता, वरना सिर्फ बोनस आता इधर, फिर देखा जाता है कि कहाँ से निकला है। अगर यहाँ से निकला है तो बोनस इधर से निकलता, और अगर रिटेन अर्निंग्स से निकला है तो फिर रिटेन अर्निंग्स में चला जाता। राइट, ये भी मुझे बता दीजिए क्या बना इसका 1560 1560 इतने से मेरा शेयर प्रीमियम और शेयर कैपिटल भी बढ़ा है 1560। कैश आया, डिक्रीज नहीं हो। इंक्रीज इन लोन्स यू वांट टू लीव जी। सिर्फ एक पॉइंट, ये तो आखिरी पॉइंट है, ये सीट, ये अच्छे वाला पॉइंट। लोन्स मैंने देखा है जी कितने हमने पे किए और कितने रिसीव किए। इसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर आप देखें तो उसने कहा जी लोन्स जो हैं वो अल्लाह का भला करे तो जो हैं अगर लोन्स में जाएं, उसके लोन्स का अकाउंट बना लेते हैं, लोन्स का अकाउंट बना, ओपनिंग लोन्स कितने और क्लोजिंग लोन्स कितने, और ओपनिंग शॉर्ट टर्म और ओपनिंग और क्लोजिंग शॉर्ट टर्म। जो शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी इसको दो दिए हुए हैं ना बैलेंसेस उसने। ओपनिंग बता दें, लॉन्ग टर्म का कितना है 6523 6523 और इसका क्लोजिंग कितना है, इसी का क्लोजिंग। ये दोनों ओपनिंग पहले इकट्ठे लिखवा दें। 6024 ये ओपनिंग 6024 और ओपनिंग जो शॉर्ट टर्म है मेच्योरिटी 700 और क्लोजिंग 850 सॉरी। ये लोन किससे बढ़ेंगे, हमने मजीद लोन्स ले ली कैश रिसीव, और किससे कम होंगे, हमने पे कर, राइट। अच्छा, हमने कितने लिए वो हमें नहीं पता, लेकिन कितने पे किए उसकी इंफॉर्मेशन उसने दी हुई। कितने पे किए जी 1984 से एडजस्टमेंट में बताया ना, लेकिन कहते हैं इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है, इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है। तो फिर लोन कितना हुआ, 1984 अब हमें ये पता है कि इंटरेस्ट पे कितना होगा, वो मैंने निकाल लिया। तो इसका मतलब है जो टोटल पे किया उसमें से इंटरेस्ट जो माइनस कर दें। कितनी पेमेंट है मुझे बता दें, 1984 था, 1984 में से 1185 जो है वो इंटरेस्ट है, तो बाकी फिर क्या होगा 799 पे हुआ। अब ये निकल सकता है कि हमने रिसीव कितना है, राइट जी प्लीज। मैं ये शाम को भेज दूंगा, याद करवा देना। 450 ये 450। डिक्रीजिंग लोन्स, इंक्रीजिंग लोन्स पहले बताएं कितना हुआ था। ये जो लोन्स 450 के मिले हैं और पे कितने किए हैं वो भी बता दिया था हमने 799।
799 दोनों लिखने आप। मैंने बताया था ना कि इसमें से आपने दो चीजें लिखनी थी, पे कितना हुआ, रिसीव कितना हुआ। पे 799 का हुआ और रिसीव 450 का हुआ। यहां पर आपने डिविडेंड पेमेंट्स की भी तो एक शरारत करनी होती है, वो थोड़ा सा भूल के लिखना, लेकिन मैं लिख देता हूँ डिविडेंड पेमेंट्स। उसके लिए हमें क्या चाहिए जी, रिटेन्ड अर्निंग्स का अकाउंट। ये जी बना लेते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स का अकाउंट। रिटेन्ड अर्निंग्स को प्यार से क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी कहते हैं। तो ओपनिंग प्लस नेट प्रॉफिट माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू डिविडेंड। क्या डिविडेंड पेएबल ओपनिंग क्लोजिंग तो दिए हुए करंट लायबिलिटीज में देखें, इसका मतलब है फिर जो आंसर आएगा वो पेड ही होगा। सर इसकी जो ओपनिंग है ना वो नेगेटिव में है। अच्छा, इसकी अगर ओपनिंग नेगेटिव में है तो ये देखिए क्या हुआ, ये इस साइड पर आ जाएगा। बस नेगेटिव हो तो उठाकर दूसरी साइड पर जी प्लीज। 655 और क्लोजिंग 1652 और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ 3507। ये प्लस ये माइनस ये, बल्कि ये माइनस ये करें तो डिविडेंड आ जाएगा हमारे पास। डिविडेंड कितना पे होगा, 1200। ये डिविडेंड भी हमने पे कर दिया 1200। इसका भी साथ साथ जरा प्लीज 11 पॉजिटिव में 1100 सिर्फ ओनली 11 पॉजिटिव। ओके 11 पॉजिटिव। अब अगर इन सबका टोटल कर दीजिए तो प्लस प्लस माइनस 28 नेगेटिव, राइट जी। इसमें ऐड क्या करें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें ओपनिंग कैश ऐड करें और अगर कोई बैंक ओडी है तो वो माइनस कर दें। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 480। कोई बैंक ओडी तो नहीं दिया हो, बैंक ओडी नहीं है, जीरो कर दीजिए। तो इसका क्या आंसर आया जी 193 माइनस, है ना, बैंक ओडी नहीं, पॉजिटिव। और इसका भी बैंक ओडी क्लोजिंग तो नहीं होना चाहिए, राइट। 193 ये देखिए 193 लिखा अपनी तरफ से। अब देखिए 193 है इसका क्लोजिंग, 194 वो 194 इसलिए आया क्योंकि हमने वो 0.5 जो 160 डिप्रिसिएशन को हमने राउंड ऑफ किया था ना, उसकी वजह से ये कुछ इस तरह से हो गया। एक मेरी जेब से ले ले, 1 रुपया मैं दे दूंगा कोई बात नहीं, लेकिन दिस 1 रुपया इज 1 मिलियन। वहां पे डेप्रिसिएशन में 3 कर दे वो और बन जाएगा। नहीं तू रहने दे बस, ठीक है, कर जाके कर ले, ठीक हो गया। तो बस ये छोटे बच्चे तालियां, छोटे